हेलो बच्चों, हरदा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 9th हिंदी मीडियम मैथ एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम नया चैप्टर लगाएंगे। चैप्टर नंबर 6, रेखा और कोण। ठीक है, लाइन एंड एंगल। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे, काफ़ी आसान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे रेखा। ठीक है, तो रेखा के बारे में आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेखा जो होती है इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और इसको हम लोग क्या करेंगे कि अपरिमित रूप से दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे पहले भी आपने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो रेखा को क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ऐसे इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट जैसे कि मैंने एक ही रेखा खींची, तो ऐसी रेखा जिसके दो एंडिंग पॉइंट हों। ठीक, ऐसी रेखा जिसके दो एंडिंग पॉइंट हो उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। मतलब ना तो इसको इधर बढ़ा सकते हो, ना तो इसको इधर बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए कोई खंड है। ठीक है, तो ये क्या है, रेखा खंड ही तो है। ठीक, कि इससे इसका एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, जैसे कि लाइन है ये, तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ। इसका एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ। क्या इससे आगे बढ़ा सकते हो इसको या इसको बढ़ा सकते हो, नहीं। तो ये जो स्केल है तुम्हारी, एक इससे देखो, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है और एक ये और ये, इससे रेखाखंडों से मिलकर ही क्या बना है कि पूरी स्केल बनी हुई, समतल एक पटरी बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, किरण। किरण किरण को मैंने क्या कहा कि इसका सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन को बताती है, एक दिशा को बताती है। जैसे ये एरो मैंने ऐसे बनाया है तो इसी दिशा को बताइए। ठीक है, ये इस दिशा में जा रही है। ठीक, समझ पाए बच्चों आप। ठीक है, ये क्या है, आपकी एक किरण हो जाएगी जिसका एक ही अंत बिंदु होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। अगर इसको ऐसे दिखाना भी चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि ये कोई ए बी किरण है और ए बी बनाए, इस पर एक तीर बना दिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, वो क्या है, संरेख बिंदु। अगला पॉइंट देखेंगे, संरेख बिंदु क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो संरेख बिंदु क्या है, इसकी अगर परिभाषा पे जाएं हम तो क्या कहेंगे कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। तीन या अधिक बिंदु है ना, जैसे मैंने एक ऐसे रेखा खींच दी। ठीक, तो इस पर एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया, ये एक पॉइंट ये बना दिया, और भी इससे अधिक बना सकते हैं। तो मैंने कहा तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर ही नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे। ये बिंदु क्या है आपके, संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। अन्यथा अन्यथा क्या बोलेंगे इसको, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। असंरेख बिंदु मतलब जैसे मैंने एक लाइन खींची और यहाँ एक बिंदु बना दिया या यहाँ बना दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, असंरेख हो जाएगा, है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, कोण को समझते हैं कि कोण क्या होता है। तो कोण को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किरण है, पहले मैं बना देता हूँ, ये एक किरण है। ठीक, और इसका एंडिंग पॉइंट क्या ये हुआ, इसी किरण से सटा हुआ एक किरण मैंने और बना दी। ठीक है, मतलब इस किरण का एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, इस किरण का एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, मतलब इसका अंत बिंदु ये, इसका अंत बिंदु, मतलब दोनों किरण का अंत बिंदु ये है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा दूसरे तरीके समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका किरण है। ठीक है, और ये किरण यहाँ पे ऐसे थी। अब ये किरण कितना ट्रैवल करी, ऐसे ऐसे करते करते इतना रास्ता ट्रैवल करी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता तय किया है इसने, यही आपका क्या है, एंगल है, कोण है। ठीक है, ये हिस्सा क्या है आपका, कोण है। ठीक, एंगल।
तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो किरणों का एक ही या उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ पर मिलता है, ठीक है, वही आपका क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु ये है। और इसी से ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। अब कोणों के प्रकार देख लेते हैं। बाकी ये क्या है आपका, किरण है, ठीक है। कोणों के प्रकार देखते हैं आप। ठीक है बच्चों, कोणों के प्रकार को मैं बुक से ही समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं छोटी कक्षाओं में। तो बस एक बार ओवरव्यू हो जाए बस, ठीक है, कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो फर्स्ट कोण हम देखेंगे कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे देखिए, ठीक है, कि कोई कोण x है, तो इस x को कैसे समझाया इन्होंने, कहा कि ऐसा कोण 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, और किससे छोटा है, x 90 से छोटा है, ठीक है। क्या बोला, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो कैसा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक। अब आते हैं समकोण पे। समकोण कैसा होता है, राइट एंगल क्या है, कह रहे हैं ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो, ये वाला y कितना है, 90 है, तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अधिक कोण किसको बोलेंगे, तो अधिक कोण कह रहे हैं कि ऐसा कोण, जैसे z है ये, ठीक है, ये z है, तो बोल रहे हैं z क्या है, कह रहे हैं ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा हो, देखिए 90 से ज़्यादा है ये z, और किससे कम है, 180 से कम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पे, ऋजु कोण, ठीक है, जिसको हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं। तो ये कोण कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश, 180 डिग्री होता है। देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, 180 अंश होता है ऋजु कोण, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होगा कि यहाँ से ट्रैवल किए, ये कोई कोण टी है जो यहाँ से ट्रैवल की यहाँ तक आए, तो इसको उन्होंने कैसे समझा, कहा कि एक ऐसा कोण जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो। देखिए 180 से ज़्यादा है और किससे कम है, 360 से कम है। तो ऐसा कोण जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक जानकारी ऐसी हुई कि मैं बोलता चला गया, आप सुनते चले गए और समझते चले गए। अब जो आगे जानकारी हम लोग लेंगे उसको भी एक एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे पूरक कोण। इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जिनका, ऐसे दो कोण जिनको मिलाने के बाद 90 डिग्री पूरा हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। पूरक कोण को हम लोग कोटि पूरक के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या बोला कि ऐसे दो कोण जिनको मिलाने पर, ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण हो, या एक समकोण के बराबर हो, या 90 डिग्री के बराबर हो, वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। मैंने क्या बोला, ऐसे दो कोण, मैंने कहा एक एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप शायद ना समझ पाए तो मैं एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक कोण अगर 45 है तो इसका पूरा कोण बताओ, तो सीधा 90 से घटा दो, सीधा 90 से 45 घटाओ, पता चला 45 प्लस 45 कितना होता है, 90। मतलब इस 45 का पूरा कोण कौन हुआ, 45 हुआ, ठीक है। ये मान लो ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मैंने कहा एक कोण 30 अंश है, बताओ इसका पूरा कोण क्या हुआ। कुछ मत करो, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो क्या करें, ओरल नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों में से कहीं पर भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। मान लो मैंने इस 30 को यहाँ रख दिया और अगला मुझे पता करना है, तो y बराबर 90, तो y बराबर 90 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 60 अंश। तो हम कहेंगे जो 30 अंश है इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मैंने कहा एक कोण है 15, इसका पूरा कोण बताइए, 15 है, इसका पूरा कोण बताइए। तो आप क्या करेंगे, या तो कुछ बच्चे डायरेक्टली 90 में से घटा देंगे 15 को, जो बचेगा बोल देंगे पूरक है। मान लीजिए नहीं आया आपको, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 90 होता है पूरा कोण। इसमें से चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। मैंने यहाँ रख दिया x की जगह पे 15 और प्लस है y बराबर
90, 15 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 15 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 75 अंश। हम कहेंगे जो 15 अंश है या 15 डिग्री है, 15 डिग्री, इसका पूरा कोण कितना है, 75 है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग संपूरक को समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो बच्चे पूरक को समझ गए हैं वो संपूरक को भी समझ जाएंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है दोनों में, पूरक कोण में दो कोणों को मिलाकर 90 होना चाहिए, 90 अंश, और संपूरक कोण में दो कोणों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, सवाल इस पर ऐसे ही बनेगा कि एक कोण अगर मान लीजिए 30 अंश है तो इसका संपूरक कोण बताइए कितना होगा, 180 में से 30 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 150। बोल देंगे इसका संपूरक कोण 150 है। बोल दे एक कोण 65 अंश है, इसका संपूरक बताइए, नहीं पता है, दोनों में से किसी एक जगह पर रख दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया 65 अंश, ठीक है, और हमें पता करना है कि 65 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 180 से घटा दीजिए, x इसका 65 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 1, कितना बोलेंगे कि इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 115 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं चीज़ों को। देखो सर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आसन्न कोण के बारे में, जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा कि इसकी 3 खास बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में 3 खास बातें आपको याद रखनी है। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। देखिए, इसके बारे में पहली बात आपको याद ये रखनी है कि यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब इसका देखिए, इस भुजा का शीर्ष ये, इस भुजा का शीर्ष ये, और इसका शीर्ष ये। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए जो कि है। फिर एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन भुजा हो। ठीक है, इधर से जाएंगे तब भी भुजा मिलेगी, इधर से जाएंगे तब भी भुजा मिलेगी, तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई। साथ ही साथ उभयनिष्ठ भुजा के जस्ट विपरीत, मतलब इस उभयनिष्ठ भुजा के जस्ट विपरीत, मतलब इधर उल्टा, उल्टे साइड देखिए 2 भुजाएं हैं कि नहीं है। ठीक है, वही तो बोला है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है। क्या स्थित है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हों। वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ कौन है, ये नहीं है ना ये है, और इसके दोनों विपरीत साइड में उपस्थित होनी चाहिए कि है, तो ये आपको इस टाइप से एडजेसेंट एंगल बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी, 3 बातें मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों में मतलब इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तीसरी चीज़, उभयनिष्ठ भुजा के जस्ट विपरीत साइड में 2 भुजाएं होनी चाहिए जो कि है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे, रैखिक युग्म। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक है कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो इसमें सिर्फ आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो लीनियर पेयर होता है, आपका रैखिक युग्म होता है, वो ये कोण प्लस ये कोण मिला के दोनों 180 अंश होना चाहिए। जैसे संपूरक में कहानी नहीं थी, वैसे ही है। ठीक है, कि 180 अंश उसमें भी 2 कोणों को मिलाकर होना चाहिए, वैसे इसमें भी यही कहानी है। ठीक है, कि ये कोण प्लस ये कोण मिलाकर अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो ये दोनों कोण मिलाकर 180 अंश पूरा। जैसे एग्जांपल में आपको, तो मैंने कहा ये 65 है, ये एंगल आपका 65 है, ये बताओ कितना होगा, तो 180 में से 65 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 115, तो 115 हो जाएगा। या बोलिए 30 है, तो ये रैखिक युग्म कितना होगा इसका, 150। ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। ये 50 है तो 130 होगा। मतलब इन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। मैंने कहा ये कोण मेरा 45 डिग्री है, तो ये कोण का मान बताओ, इसका नाम मैंने x रख दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, x रख दिया। x का मान बताइए, तो आपने तुरंत देखा कि रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म है, तो आपने क्या किया, इतना प्लस इतना मिलाकर 180 अंश होना चाहिए, तो आपने किया x प्लस 45। क्या किया आपने, x प्लस 45 बराबर 180 अंश। x बराबर 45 को उधर भेजा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 7 है, 7 में से 4 जाएगा, 3। कितना बोला आपने, बोला कि x का मान आपका आ गया 135 आ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है इतनी जानकारी काफ़ी है आपको समझाने के लिए।
आते हैं अगले वाले पे, शीर्षाभिमुख कोण पे। ये बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा कोण है। इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जो ये कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 30 है तो ये 30, ये 40 तो ये 40, ठीक है। ये 50 तो ये 50, मतलब इसके आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसमें? शीर्षाभिमुख में। इसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए कितना, ये 130 तो ये 130, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो ये रही आपकी पूरी बेसिक जानकारी, जिसके बिहार पे आप एक्सरसाइज 6.1 आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। जो मेन जानकारी थी वो मैंने दे दी है, बाकी सवालों के साथ हम लोग समझते चलेंगे और करते चलेंगे, ठीक है। एक बात और क्लियर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी टाइप से कोई सवाल मिल गया हमें, जैसे ऐसे मिल गया कोई सवाल, ठीक है। इसका नाम ABCD और ये कोड आपका दे दिया 30 अंश, ठीक है। वो बोला कि इसका मान बताओ, x का मान बताओ। तो ये 30 अंश दे दिया, इसका बोला x का मान बताओ कितना होगा। तो आप कैसे करो? कहोगे ये 30 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 30, ये तो कर सकते हो, हाँ ठीक है। लेकिन बताना तो उसको ये है, अगर यहाँ कुछ पता चल रहा है तो ये मान पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ कैसे पता चलेगा? तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, इसको जैसे छिपाइए इसे। अब देखिए ये रेखा गई और इसके बीच एक उभयनिष्ठ रेखा गई, मतलब इन दोनों बिल्कुल एक हमारे से एडजस्टेड एंगल नहीं होता था, वैसे ही रैखिक युग्म दिखता है। तो देखिए ये ऐसे गई है तो ये आपका रैखिक युग्म लग रहा है, नहीं लग रहा है? और रैखिक युग्म दोनों कोण मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। ये कितना है? 30 है, तो कितना होगा? 150, 150 प्लस 30 180। अब जब ये 150 तो ये आपका 150, ठीक है। इस टाइप के भी केस मिलने के चांसेस हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम एक्सरसाइज में देख लेंगे जो भी बचा होगा। थैंक यू।